चलो हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं और साइंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको पूरा फुल कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। एक बार आप देखिए, इसमें पूरा टॉपिक कवर किए हैं। अगर एक भी टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट में हमको कह सकते हैं, लेकिन हम कहने का मौका आपको नहीं देंगे। तो पहला इसमें टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो लिखा है केमिकल रिएक्शन में द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्मेड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब हुआ दैट मीन्स अगर हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो अगर ए प्लस बी को रिएक्शन कराएं तो सी बना। अब सी से वो बी नहीं बन सकता है। जैसे अगर हमारे पास ए प्लस बी मिलकर अगर सी सब्सटेंस बना है तो इस सी सब्सटेंस को हम फिर अगर चाहें इसको ब्रेक करके या केमिकल रिएक्शन करके तो हमारे पास ए नहीं बन सकता है। इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में आपको दिया हुआ है, इसमें आपका बुक देखिएगा तो 5 एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन हम एक दो एग्जांपल से आपको समझाते हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ ए कर्ड फ्रॉम मिल्क। अगर हमारा दूध से दही बन जाता है तो दही से आप दूध नहीं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा इसका एग्जांपल देख लीजिए। 5-6 एग्जांपल हम दिए हैं। पहला एग्जांपल है डाइजेशन ऑफ ए फूड। जो हम खाना खाते हैं वो हमारे फूड को जो डाइजेस्ट होता है उससे हम फिर अपना खाना नहीं बना सकते हैं। अच्छा, रिस्पायरेशन है, फिर रस्टिंग ऑफ आयरन है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है। अब देखिए, अगर हमारे पास मिल्क है, मिल्क से कर्ड बन गया तो कर्ड से हम मिल्क नहीं बना सकते हैं। दैट मीन्स दिस इज केमिकल रिएक्शन। ओके, अब आते हैं, इसमें दो चीज होता है जब केमिकल रिएक्शन होता है। तो अभी हम आपको यहाँ पे बताए थे कि ए प्लस बी इक्वल टू अगर सी बनाते हैं तो इसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो हम आपको ये रिएक्टेंट का डिफिनेशन समझाते हैं। द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको हम केमिकल रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, केमिकल रिएक्टेंट में भाग लेगा तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट जो होगा उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, अब देखो, एक हम केमिकल रिएक्शन लिए हैं Zn प्लस H2SO4 यानी जिंक लिए हैं और जिंक हाइड्रोजन सल्फाइड लिए हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड को जब हम रिएक्ट कराए हैं तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना है। तो इधर हुआ LH साइज, LH यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं LH है और राइट हैंड साइड को बोलते हैं राइट हैंड साइड। अब देखो, रिएक्टेंट कहाँ रहता है? प्रेजेंट LH साइड में प्रेजेंट रहता है और प्रोडक्ट कहाँ रहता है? राइट हैंड साइड में। तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट का। अच्छा, अभी तो हम इसका डिफिनेशन आपको दिला दिए, अब इसको देते हैं। इसका देते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहता है द सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्मेड इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे दोनों का डिफिनेशन है। एक तो इधर वाला जो पार्ट है यहाँ पे वो हो गया रिएक्टेंट और इधर वाला पार्ट जो हो गया है वो प्रोडक्ट हो गया। तो उसी का बोल रहा है। अब देखिए, ये वाला रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये आपका। अब अगला टॉपिक में हम चलते हैं। देखिए, अगला टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक हम एनसीईआरटी का टॉपिक बाय टॉपिक कवर करवाते जा रहे हैं। एक भी टॉपिक को एक लाइन नहीं छोड़े हैं। अगर इतना पूरा कर लिए तो आपको ये 2-3 चीज़ में काम आ सकता है। पहला तो आप क्वेश्चन आंसर इससे कर सकते हैं। दूसरा है कि आपके पास अगर कोई प्रैक्टिकल है या आपके पास लैब या असाइनमेंट जमा करना है तो आप इससे कवर करके कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास कुछ ऐसे चीज़ हैं कि बोलता है कि कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन, क्या क्या होना चाहिए अगर हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है। सपोज दैट अगर हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाएं और केमिकल रिएक्शन कराएं तो हमारे पास H2O जनरेट हुआ। अब यहाँ पे ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, तो उसमें क्या क्या चेंजेज हो सकती है? तो देखो, पहला चेंजेज होगा कि इसका स्टेट चेंज होगा। स्टेट यानी कि जिस स्टेट में है वो स्टेट में नहीं रहेगा, दूसरा स्टेट में हो जाएगा। और दूसरा है कि उसका कलर चेंजिंग होगा, टेम्परेचर चेंजिंग होगा और एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, उसमें गैस निकलेगा। ओके, अच्छा, तीसरा अब आते हैं रिस्पायरेशन यानी कि रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल रिएक्शन को हम 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो आपको एलिमेंट जब पढ़ते हैं तो हीलियम लिखा हुआ रहता है और हीलियम का सिंबल क्या होता है? Li। अभी हाइड्रोजन लिखा हुआ रहता है तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H होता है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि एक में हम हाइड्रोजन लिख लिए और प्लस कार्बन, अभी यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइड्रोजन और प्लस लिख देते हैं ऑक्सीजन।
तो ये हमारा तरीका सही नहीं था। अभी क्या करना पड़ता है, तो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं केमिकल रिएक्शन को, हम दो तरीका से करते हैं। टू वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट है कि बड इक्वेशन के रूप में करते हैं, और सेकेंड करते हैं केमिकल इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करके करते हैं। जैसे हमारे पास बुक में भी दिया हुआ है कि जिंक सल्फाइड को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। तो अगर इसका शॉर्टकट यानी केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखना है तो हम क्या करते हैं, जिंक और H2SO4 प्लस जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन हो जाता है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल देते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब हमारे पास रिएक्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएं तो CO2 बना, ये हो गया। अगला टॉपिक देखते हैं केमिकल इक्वेशन। ये जो हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो कि ये केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला विद द मेंशन ऑफ ए फिजिकल स्टेट। यानी कि हम जो ये सिंबॉलिक नोटेशन देते हैं तो उसमें सारा चीज प्रेजेंट रहता है। ये देखिए फेरस है हमारे पास जो आयरन, और आयरन कौन सा स्टेट में रहता है, तो सॉलिड स्टेट में रहता है। तो ब्रैकेट देखिए एस लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब समझ जाइए कि जहाँ पे फेरस है उसके बगल में एस लिखा हुआ है या एल लिखा हुआ है या जी लिखा हुआ है, एक्वा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका स्टेट बताता है वो। अच्छा, अब आते हैं अगला कैटेगरी ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को दो भाग में बांटा गया, एक बांटा गया है बैलेंस इक्वेशन और दूसरा बांटा गया है अनबैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशन को एनसीईआरटी ने एक और नाम दिया है स्केलेटल इक्वेशन के नाम से जाना जाते हैं। और हम चलते हैं इसका डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तब देखिए अगला है बैलेंस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। हमारा केमिस्ट्री में जो यूज होता है वो बैलेंस इक्वेशन यूज होता है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री का एक रूल है और वो कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएट और नो डिस्ट्रॉय। यानी कि मास को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो बना सकते हैं। तो हम कितना भी केमिकल रिएक्शन करवाएं उसका मास जो होगा दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन का हमने डेफिनेशन लिखा है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन ओकर व्हेन द नंबर ऑफ ए आइटम इन्वॉल्व इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ द प्रोडक्ट साइड। ये हो गया रिएक्टेंट साइड और ये हो गया प्रोडक्ट साइड। तो दोनों साइड जो होगा इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोडक्ट साइड ये हो गया और रिएक्टेंट साइड ये हो गया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपको नया देखने को मिला होगा कि एटम्स। तो एटम्स क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर भी बैलेंस होगा, तो उधर भी 2 लगा हुआ। तो यहाँ पे आइटम अगर आप लिखते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों एक ही चीज है। अच्छा, अब आते हैं अनबैलेंस में। अनबैलेंस कहता है कि इधर जितना एटम्स और मास है उतना इधर नहीं रहेगा। जैसे हम यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन तो इधर 2 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर है 2, ऑक्सीजन तो इधर 2 नहीं है। अभी देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस इक्वेशन। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए। एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑकर व्हेन द नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्विंग इन द रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट साइड। यानी कि जो रिएक्टेंट साइड होता है प्रोडक्ट साइड के इक्वल नहीं होता है। ओके, अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कि ये जो बैलेंस पढ़ रहे हैं और अनबैलेंस पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं भाई, हाँ, तो वो आपको रीजन देना पड़े। भाई टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तब देखिए ये केमिकल इक्वेशन नीड टू बैलेंस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो हमारे पास साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का जो डिस्कवर किया था वो इस स्टेट में आपको सुटेबल है, नहीं अगर है तो नहीं है। तो स्टेट द केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जो हमने पहले आपको बता दिया था। ये आपका फॉर्मूला है और फॉर्मूला से आपको ये बताता है कि रिएक्टेंट साइड से और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड इक्वेशन का एटम्स और मास दोनों का इक्वल होना चाहिए। अब आते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मेन यहाँ से आपका टॉपिक शुरू होता है कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर 10th स्टैंडर्ड बेसिस की बात करें तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने 5 तरह के यानी 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की चर्चा किया। पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डिकम्बिनेशन रिएक्शन, जस्ट इसका इन्वर्स होता है। फिर होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसी का दूसरा नाम दे दिया है एनसीईआरटी ने रिडॉक्स ऑक्सीजन। अब चलिए एक एक का हम आपको डिटेल से बताते जाएंगे और आपका चर्चा करते जाएंगे। अभी हम अगर एनसीईआरटी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी में हमने एक्टिविटी आपका
1.3 और 4 के पार कर गए हैं। और यहाँ पे आप ये स्टार्टिंग होता है टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग का बहुत सारा प्रोसेस बताया है इसमें, लेकिन आप वहाँ पे पेज नंबर एनसीईआरटी का निकालिएगा तो आपको पेज नंबर में दिया हुआ है 1.2 में टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, तो पहला रिएक्शन की बात करें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ये का पहला भाग है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसी को एनसीईआरटी ने सिंथेसिस रिएक्शन का नाम दिया है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन एक प्रकार का रिएक्शन है वेयर टू और मोर रिएक्टेंट कॉम्बिनेशन टू फॉर्म ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट। ये कहता है कि हमारे पास जो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो दो चीज को मिला करके एक नया एलिमेंट किया या कंपाउंड का जनरेट करता है या प्रोडक्ट करता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ x + y = इतना, यानी कि कार्बन को जब ऑक्सीजन से मिलाएं तो CO2 बना। हाँ, अगर यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन से मिलाते हैं और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन ही देता तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि जितना दिए हैं उधर भी वो दो मिलके बना है तो दो ही बना है। तो यहाँ पे क्या है, अगर 1 2 3 जैसे सपोज डेट हमारे पास A B और C, ए बी सी को मिलाए हैं तो हमारे पास ए बी और सी तीनों मिलकर इधर बना, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जस्ट इसका एग्जांपल हम देख देते हैं। जैसे एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, बर्निंग ऑफ कोल। जब हम कोल को जलाते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन में जलता है तो वो CO2 बनता है। फॉर्मेशन ऑफ ए वाटर, जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में मिलाते हैं तो H2O बनता है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है तो जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे, उसका दूसरा पार्ट का है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कंपोजिशन रिएक्शन का इन्वर्स है, यानी उल्टा है। सपोज दैट हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन का कुछ एग्जांपल आपको हम दे के बताएंगे। जैसे यहाँ पे है कैल्शियम, इसका डिफिनेशन हम पहले देख लेते हैं। ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अंडर सुटेबल कंडीशन वन सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है टूटना, स्प्लिट इनटू 2 और मोर देन द प्रोडक्ट। ये कह रहा है कि हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट है तो वो टूट के दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा। तो चलिए इसका बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, एक्टिविटी में आप देख लीजिएगा और अभी हम यहाँ पे आपको दे के भी बताते हैं। जैसे हम आपको एक बात करें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या हमको देगा। पहले तो अगर हम ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करेंगे तो ये क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, क्योंकि दो यहाँ पे है 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन देगा। तो ये इस टाइप का बैलेंस में अभी नहीं है, बैलेंस अगर करना चाहोगे तो कर लोगे। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 कैल्शियम भी हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, तब आपको यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे 2 और 4 हो गया, तो इसको आप 4 कर दीजिए। 2 कैल्शियम और O2। ठीक है, अभी इस टाइप का बनाना पड़ेगा आपको। चलिए अब एक और दूसरा एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के CaCO3 को जब हम ब्रेक किए, तो ब्रेक किसको करते हैं, ब्रेक में हमको हीट की ज़रूरत होती है। ब्रेक हम जब भी कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको हीट की ज़रूरत होगी, और जब हीट उसमें जाएगा तो वो किस में ब्रेक होगा। जब भी देखिए कैल्शियम है तो CaO में होगा, और वो किस स्टेट में आएगा, सॉलिड स्टेट में आएगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड स्टेट में है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट को हम ब्रेक किए तो क्या क्या मिल गया, और कार्बन डाइऑक्साइड इधर मिल गया, और ये किस फॉर्म में आ गया, गैस फॉर्म में आ गया। इसका मतलब है कि ये हमारे पास पूरा सिंगल रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट की तरफ हमारा 2 बना, यानी कि फर्स्ट ए बन गया और सेकंड ए बन गया। तो इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आते हैं डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं, उससे पहले आपका है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बुक में देखिएगा, उसको पलट करके आपको, तो यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है 1.2.3 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एग्जांपल देके भी बताया है आपको। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस और लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड। ये बोल रहा है कि जो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज की बात हो रही है, रिएक्टिविटी सीरीज जाओगे चैप्टर 3 में शायद मेटल और
और नॉन मेटल में तो उसमें बताया गया है कि अभी हम हालांकि यहाँ पे बता दिए हैं कि सबसे ऊपर होता है कैल्शियम, उसके बाद होता है सोडियम, उसके बाद होता है कैल्शियम, उसके बाद हो जाता है मैग्नीशियम, उसके बाद हो जाता है एल्युमिनियम, उसके बाद हो जाता है जिंक, उसके बाद हो जाता है फेरस, उसके बाद हो जाता है पीबी, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर हो जाता है, उसके बाद एजी हो जाता है, उसके बाद एयू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि सबसे जो ऊपर रहेगा तो वो मोर रिएक्टिव रहेगा, तो वो मोर रिएक्टिव रहेगा तो नीचे वाला को स्प्लिट कर देगा। तब देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल देके आपको बताए हैं, ये बोला है कि अगर हम फेरस को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करवाते हैं तो कॉपर सल्फेट को यहाँ अलग कर देगा। क्यों? क्योंकि आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो कॉपर के ऊपर है, यहाँ पे देखिए कॉपर है और हमारे पास फेरस इधर है, तो ये क्या करेगा, इसको स्प्लिट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए सिंगल एलिमेंट हो गया आके कॉपर और यहाँ पे फेरस सल्फेट बन गया है, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में हम अगर बात करें तो यहाँ पे जो ये था और ये था तो दोनों आयन से टूटेगा, आयन से ब्रेक करेगा। ठीक है, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन तो आप पढ़े होंगे, तो ये इसका डिफिनेशन देख लीजिए। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है, विच द एक्सचेंज ऑफ ए आयन टेकन द प्लेस ऑफ बिटवीन द रिएक्टेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, फॉर्म ऑफ न्यू सब्सटेंस। अब हमारे पास देखिए एक आपके पास केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन क्या कह रहा है, जब हम सोडियम को देखिए, अब थोड़ा आपको हाईलाइट कर दिए हैं तो देखने में इजी होगा। ये कह रहा है कि जब हम सोडियम यानी कि सोडियम सल्फेट को जब हम बैरियम क्लोराइड से रिएक्ट करवाएंगे ना, तो यहाँ पे बैरियम क्लोराइड आपके सोडियम के साथ चला जाएगा, क्लोरीन जो है इसका सोडियम के साथ चला जाएगा और इसका सल्फेट जो है बैरियम के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे बैरियम सल्फेट बन गया। जैसे कि आपको देखिए ये वाला जो है सल्फेट वो बैरियम के साथ चला गया और इसका क्लोरीन जो है वो सोडियम के साथ चला गया, ये डिस्प्लेस हो गया, यानी कि डबल डिस्प्लेस हुआ। इसका तो डिस्प्लेस हुआ ही और इसका भी डिस्प्लेस हुआ है, तो इसका भी डिस्प्लेस इसका डिस्प्लेस दोनों का डिस्प्लेस हुआ, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द रिएक्टेंट। ये कह रहा है ऑक्सीजन का ऐड होना चाहिए और हाइड्रोजन का रिमूव होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तब अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन द एडिंग ऑफ ए हाइड्रोजन रिएक्टेंट एंड रिमूवल ऑफ ए हाइड्रोजन फ्रॉम रिएक्टेंट। ये बोल रहा है जो हमारे पास रिएक्टेंट है, तो देखिए यहाँ पे हम O2 को ऐड किए हैं और यहाँ पे CO2 बना। अब यहाँ पे कॉपर है तो कॉपर के साथ हम O2 को ऐड किए हैं, लेकिन इसका एक और प्रॉपर्टी है कि अगर इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोनों एक रिएक्शन में हम दिखा के रखे हैं। अब आते हैं रिडक्शन रिएक्शन। एक तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, दूसरा है रिडक्शन और रिएक्शन। तो क्या होता है, द एडिंग ऑफ ए हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट एंड रिमूवल ऑफ ए ऑक्सीजन, उसका जस्ट ऑपोजिट है। उसमें क्या हो रहा था, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, यहाँ पे है एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए एक केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, तो ये हो गया इधर का रिएक्टेंट, इधर का हो गया प्रोडक्ट। तो जब हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन है कॉपर के साथ, लेकिन वहाँ पे कॉपर सिंगल बन गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन का तो रिमूवल हो गया। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ है कंबाइंड हो गया, तो ये हो गया है ऊपर वाला जब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। अब अगला टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। जब हम ये दोनों रिएक्शन को मिला देते हैं तो ये हमारा बन जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या कहता है, रिडॉक्स रिएक्शन कहता है, रिडॉक्स रिएक्शन का दूसरा नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में देख लेते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन कहता है कि ए रिएक्शन इन विच the reactant undergo oxidation whereas the other get reduce the during of reaction in term of oxidation reaction, redox और reaction। अभी हम इसका NCERT से एग्जांपल देके आपको बताते हैं कि NCERT में ये क्या कह रहा है। तो देखिए इसमें आपको दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है जब रिडॉक्स रिएक्शन का एक दिया हुआ है ZnSO4 ZnO, जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे जिंक और ऑक्सीजन CO
ठीक है, कार्बन भी है एक तो CO हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग एक फॉर्मेशन करता है। तो अभी हमारे पास क्या हुआ, इस डिफिनेशन को हम इस पे सूटेबल होना चाहिए। तो ये रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्टेंट में और ऐड हुआ, एंड वेयर एज द other gets reduced during the reaction in term of oxidation reaction या रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे है MnO2 यानी कि MnO2 प्लस हम HCl से करवा देते हैं। ये दोनों को जब हम रिएक्ट कराए हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है अलग फॉर्मेट में चला जाएगा H के साथ, तो यहाँ पे M और N, अभी इसका क्लोरीन Mn के साथ चला जाएगा तो Cl2 और प्लस ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा H2O। अच्छा, अब बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे क्लोरीन कितना था, क्लोरीन 4 है और यहाँ पे 4 क्लोरीन हम कर देते हैं। अब यहाँ पे अच्छा एक क्लोरीन अगर अलग से हम अगर जोड़ देते हैं तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब देखो Mn2 यहाँ पे है, अभी सारा बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन लगा देंगे तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 4 क्लोरीन, अच्छा 1 और 2 ऑक्सीजन, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे मैग्नीज 1 है, एक मैग्नीज 1 है, बैलेंस इक्वेशन हो गया। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, अब देखते हैं कि टाइप ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू हीटिंग। अभी हमने वहाँ पे जो पढ़े थे वो केमिकल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो था, केमिकल यानी हीटिंग से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू हीटिंग जब जाएंगे तो आपका बुक में भी दिया हुआ है एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक। इसमें क्या होता है, हीट पे डिपेंडेंट होता है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अभी देखिए, अगर हमारे पास बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस करेंगे तो वहाँ पे ये मीथेन है, ये मीथेन को जब हम यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास जब मीथेन को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देने के बाद वाटर देगा और हीट देगा। तो हीट यहाँ पे जो जनरेट हुआ है इसी को कहते हैं हम रिलीज ऑफ हीट। इसको क्या कहते हैं, रिलीज ऑफ हीट अलोंग विथ प्रोडक्ट। और किसके साथ, अलोंग विथ प्रोडक्ट के साथ। अच्छा, रिस्पायरेशन इज ऑल्सो एक्जोथर्मिक रिएक्शन। कैसे, जब हमारा पास ये देखिए ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ग्लूकोज एक्वा सोल्यूशन। अब जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हम जब सांस लेते हैं तो सांस क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और उसमें H2 और एनर्जी हमको मिलता है। तो एनर्जी इज जस्ट लाइक हीट। तो ये हो गया है आपका एक्जोथर्मिक का एग्जाम्पल। अब आते हैं एंडोथर्मिक का। एंडोथर्मिक किसको बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट ऑब्जर्व हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग फ्रॉम प्रोडक्ट। अब ये क्या करता है, ये जैसे हमारे पास जो ये रिएक्टेंट है वो सराउंडिंग से हीट लेता है और उधर क्या करता है, हीट को हम ऑब्जर्व कर लेता है, उधर हीट प्रोडक्ट में नहीं देता है। जैसे सनलाइट को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ रखेंगे तो उधर क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन ओनली देगा। तो यहाँ पे ये जो सनलाइट है ना, हीट को ऑब्जर्व किया है और रिएक्शन को होने के लिए। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला हो गया है आपका, अगला हो गया टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो तो हमने पढ़ लिया था कि टाइप ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू हीट 2 प्रकार का था, एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक। अभी आ गया है टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जनरली 3 भाग में बांटा है, 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर है इलेक्ट्रोलाइटिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, फिर फोटोलाइटिक है। अच्छा, ये तीनों में देख लीजिए, यहाँ पे जब हीट से काम करेगा, ये किससे काम करेगा, हीट से काम करेगा। और ये जो काम करेगा इलेक्ट्रिसिटी से, ये इलेक्ट्रिसिटी से काम करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी से काम करेगा। और ये जो काम करेगा फोटोसाइंसिस से, ये भी हीट से ही काम करेगा, लेकिन ये सनलाइट से वगैरह हीट लेगा। अब चलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन किसको बोलते हैं। तो वेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरी आउट द हीटिंग। जब हीट में हम क्या करते हैं, जैसे सपोज दैट हम एक फेरस सल्फेट लिए हैं और उसको गर्म किए तो वो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर SO3 बनेगा। इसको हम बोलते हैं, अब इसका कलर में भी चेंजिंग होगा क्योंकि कलर चेंजिंग का प्रॉपर्टी था केमिकल रिएक्शन का, और यहाँ पे रेड बर्न हो जाएगा। इसी तरह से लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम रिएक्ट
करवाते हैं तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अभी देखो जैसे हम पीबी, आज PbNO3 यानी कि लीड नाइट्रेट को हम जब उसको हीट करते हैं तो PbO लीड ऑक्साइड बनता है और NO2 बनता है, ठीक है। उसी तरह से चलते हैं सेकेंड में, हमारा पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी सेकेंड पार्ट है तो इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कुछ यूज करेंगे। फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए कैरी आउट बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे जब देखिएगा तो NCERT का बुक में आपको समझाया है अच्छा से इसका कि वो उसमें 2 बोतल लिया है और उसमें रिएक्टेंट करवाया है। देखिए हम आपको बता देते हैं, पेज नंबर आपको मिल जाएगा, फिगर 1.8 में मिल जाएगा। फिगर 8.1 में क्या किया है, वहाँ पे 2 वाटर लिया है, एक कंटेनर यहाँ पे ले लिया है। जब हम इसमें H2O यानी कि पानी को इन्वॉल्व करेंगे तो जब पानी को इन्वॉल्व करेंगे, इसका एनोड को हम यहाँ रखेंगे और कैथोड को हम यहाँ रखेंगे। एनोड और कैथोड को हम जब यहाँ रखेंगे और फिर इससे हम एक सोर्स दे देंगे यानी सप्लाई दे देंगे, और सप्लाई देने के बाद फिर इसका टर्मिनल से हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे इसका टर्मिनल से हम ऐसे कनेक्ट कर दिए और इसका टर्मिनल से ऐसे कर, तो यहाँ पे हमारे पास वाटर फॉर्मेशन है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा वो हमको चेक करके बताना है, और करेगा। अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है तो करेगा, ठीक है। अब चलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहता है, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरी आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट। अब किसके, सनलाइट के प्रेजेंस में काम करता है। जैसे हम AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड को हम जब सनलाइट में रख देते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। उसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड को हम जब सनलाइट में रखते हैं तो इसका सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमाइड अलग हो जाता है, और ये आपका हो जाता है फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला चलते हैं, अगला आ गया है लास्ट टॉपिक आपका कोरोजन। कोरोजन यानी कि आयरन में जो रस्ट लगता है उसको हम कोरोजन बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन देख लीजिए, क्या कहता है, व्हेन मेटल इज एक्सपोज्ड मॉइस्चर एयर एंड एसिड, ठीक है। अब sometime a layer is a hydrated oxide is formed which weaken the metal and hence metal is said to be corrode। जब हमारे पास ऑक्सीजन, एयर, एसिड के कांटेक्ट में कोई मेटल आता है तो उसमें क्या हो जाता है, ऑक्साइडेट हो जाता है ना, ऑक्साइड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। अच्छा, कोरोजन जो होता है उसमें क्या क्या होता है तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। पहला होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। जब हम ये तीनों मेटल को रखेंगे, आयरन को यानी कि फेरस को और यहाँ पे सिल्वर को और कॉपर को, ये तीनों को जब हम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये क्या होगा, हमारे पास कोरोजन लायक। अच्छा, ऑक्सीजन और प्लस H2O चाहिए तभी तो इसको मॉइस्चर मिलेगा, और नहीं तो फिर ये ऑक्सीजन को हटा दीजिए क्योंकि ऑक्सीजन तो वाटर में प्रेजेंट है, तो आप ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोरोजन आ जाएगा तीनों का, ठीक है, कोरोजन हो जाएगा, ये सब तीनों का कोरोजन हो जाएगा और इसी को हम कोरोजन कहते हैं। अब आते हैं इससे बचने का कुछ उपाय है, तो यहाँ पे लिखा है प्रिवेंटेशन ऑफ ए कोरोजन। तो बाई पेंटिंग, अगर हम किसी में पेंट कर देंगे तो उसमें देखते हैं उसका लाइफ बढ़ जाता है। तो पेंट ऐसा नहीं है कि सुंदरता बढ़ाने के लिए ही करते हैं, पेंट उसका लाइफ को भी बढ़ाने के लिए करते हैं, और उसमें ग्रीसिंग और वायलिंग करेंगे, फिर गैल्वेनाइजिंग करेंगे। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, इसमें गैल्वेनाइजिंग में कोटिंग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बाय टीन। यहाँ पे देखिए टीन लिखा हुआ है, ये बाय टीन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग। क्या कहते हैं, बाय टीन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग, और बाय एलॉय मतलब होता है मिश्र धातु, यानी कि एलॉय का मतलब होता है मिक्सचर, जब हम मिक्सचर का कोई कोटिंग करते हैं तो। अब आता है रेंसिडिटी का मतलब हुआ है हमारा जो फूड पदार्थ है उसको हम, यानी कि फूड कंटेंट को हम कैसे उसको बहुत दिन तक रख सकते हैं। अगर वो बहुत दिन तक हम रखते हैं तो खराब क्यों नहीं होता है, उससे हमको बचने का उपाय। व्हेन द सब्सटेंस इज कंटेनिंग ऑयल और फैट आर एक्सपोज टू ईयर। अच्छा, आर एक्सपोज टू ईयर हो गया,
दे आर गेट ऑक्साइड्स बिकम रैंसिड ड्यू टू विच देयर स्मेल आ जाता है, उसमें गंध आने लगता है, एंड टेस्टी में उसका फीका हो जाता है और कलर चेंज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। जब हम कोई पदार्थ को बहुत दिनों तक रख देते हैं, जो कोई सब्सटेंस को बहुत दिन तक रखते हैं, तो उसमें 3-4 प्रकार के ये हो जाता है, स्मेल आ जाता है पहले, उसमें फिर स्मेल आने के बाद कलर चेंजिंग हो जाता है, फिर कलर चेंजिंग होने के बाद देयर टेस्टी चेंजिंग हो जाता है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं रैंसिडिटी। अच्छा, जब रैंसिडिटी है तो इसका प्रिवेंटेशन भी होगा, तो प्रिवेंटेशन हम देख लेते हैं। मेथड ऑफ प्रिवेंटेशन क्या होता है? मेथड ऑफ प्रिवेंटेशन यानी कि उसका हम ऑक्सीडेंट भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है स्टोरेज इन फूड ईयर टाइट, अगर हवा उसमें ईयर है, उस पहले वाला है ईयर निकाल के उसमें दूसरा ईयर हम टाइट करके भर देंगे, और फिर उसमें यानी कि सराउंडिंग का एयर उससे कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, तब वो बहुत दिन तक हो जाता है। फिर होता है रेफ्रिजरिंग यानी कि फ्रिज वगैरह का यूज करते हैं। फिर रिप्लेसिंग ईयर बाय द नाइट्रोजन। अच्छा, ईयर के जगह ईयर को हटा देंगे और उसके जगह नाइट्रोजन को हम जब फिलअप कर देंगे तो बहुत दिन तक रहेगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया, चिप्स मैन्युफैक्चरर्स फिल इन द पैकेट विद द नाइट्रोजन गैस। ओके, अब देखिए एनसीईआरटी का बीच में ही दिया था प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ये क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन जो है हमारा पूछा हुआ है, शायद 2090 में पूछा हुआ है, 2090 का क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब देखिए, एनी रिएक्शन इन विच रिएक्शन इज आइसोलेटेड सॉलिड एंड फ्रॉम ऑफ द कॉल्ड ऑफ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ये हमारे पास प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हो गया जब सोडियम सल्फेट को बैरियम क्लोराइड से रिएक्ट कराएं तो बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना है। अब चलते हैं हम हमारे पास जो बैक ईयर का क्वेश्चन है, वो बैक ईयर का क्वेश्चन में इससे कितना आया है तो हम आपको दिखा देते हैं। इसमें अगर केमिस्ट्री से पहला चैप्टर से पूछा होगा तो ये 100 का 100% आपको मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं तो चलिए देख लेते हैं, हमारे पास जनरली आ ही गया है। तो इसमें से देखिए, अगर पहला केमिकल रिएक्शन से 4 क्वेश्चन पूछा है और इससे पूरा मिलता है, आप मिला के देखिएगा। पहले क्या है देखिए, हम आपको दिखा देते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसका नोट से ही आंसर दिया गया है। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन है, फिर थर्ड क्वेश्चन के बाद देखिएगा यहाँ पे थर्ड के बाद आ जाइएगा एक बैलेंसिंग है। ये देखिए ये भी है इक्वेशन, क्या लिखा हुआ है? वाशिंग सोडा इज द फॉलोइंग। तो वाशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम है, सोडियम कार्बोनेट। अगला देखिए, अगला इस तरह से मिलाते जाइएगा तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन तक मैच करेगा इसी में से, ठीक है। जब देखिए अगला आ गया 5 नंबर में 2 क्वेश्चन दिया है। देखो यहाँ पे क्या किया है? आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन, यानी रिडक्शन रिएक्शन किस में है वो देखना है। फिर आगे चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला में देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन है आप हमारे पास कहाँ गया? ये 37 नंबर क्वेश्चन इस नोट से ही मिला हुआ है। अब 37 के बाद एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन इसमें से है, देखिएगा। तो चलिए अब अगला टॉपिक को कवर करवाते हैं हम, आंसर एंड क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।